हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा है, पशु परिचर परीक्षा 2024 और रेट 2024, और इधर दिख रहा है आपको सामान्य विज्ञान जनरल साइंस। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जितने भी रीट के टॉपिक हैं और जितना भी पशु परिचर का जनरल साइंस का मैटर है उसको लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। आपको काम ये करना है कि पहले आज का ये जो क्लास आपके लिए डेमो क्लास रहेगा, और डेमो क्लास में आपको देखना टॉपिक किस प्रकार से एक्सप्लेनेशन किए जाते हैं। यदि आपको लगता है कि वास्तव में प्रभावशाली क्लासें हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दूसरी बात यह कि यूट्यूब के माध्यम से जितने भी टॉपिक हैं वो सारे के सारे क्लियर करवाए जाएंगे। ये पशु परिचर परीक्षा 2024 रीट 2024 जनरल साइंस का आज का पहला हम टॉपिक लेकर चलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण। देखो, सर्कुलेटरी सिस्टम से आज तक की जितनी भी एग्जाम हुई है कंपटीशन की, उनमें ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं गया जिसमें जनरल साइंस को शामिल किया हो और इस टॉपिक से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया हो। 3 से 4 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये बड़ा टॉपिक माना जाता है कंपटीशन की दृष्टि से। आज इसका हम पोस्टमार्टम करते हैं, तो जोड़िए फटाक से इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से। देखो, अपना टॉपिक है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। लाइन टू लाइन चलेंगे, पॉइंट जहां है उन पॉइंटों पर हम विशेष तौर से चर्चा करेंगे। शून्य से लेकर के कंप्लीट टॉपिक के ऊपर हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। देखो, रक्त परिसंचरण, सबसे पहले तो देखो ब्लड परिसंचरण जो है, सर्कुलेशन है, सन 1828 में एक साइंटिस्ट आता है विलियम हार्वे। पहला ही प्रश्न धमाकेदार आपके सामने रख दिया गया कि विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था? विलियम हार्वे, जिन्होंने 1828 में रक्त परिसंचरण की खोज की थी। अब देखो आगे बढ़ते हैं। ये जो रक्त परिसंचरण जो है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम किन किन भागों से मिलकर के बना होता है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखो, ब्लड सर्कुलेटरी जो सिस्टम है उसको वैसे माने तो ये 2 प्रकार का होता है जीवों के अंदर, एक खुला होता है, एक बंद होता है। जो खुला परिसंचरण होता है वो क्या होता है, यानी इस प्रकार के परिसंचरण में, देखो मैं इसको थोड़ा सा लिख देता हूं, यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से पहले सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो खुला और बंद प्रकार का होता है। जिन जीवों में रुधिर बंद नलिकाओं में बहता है उसके अंदर बंद प्रकार का परिसंचरण, और जिसमें सीधा देह गुहा में पड़ा रहता है उसको खुला प्रकार का कहा जाता है, जिसको कोई मोस्ट नहीं माना जाता। अब मनुष्य के अंदर यदि मैं बात करूं तो ब्लड सर्कुलेटरी जो सिस्टम है वो किन किन भागों से मिलकर के बना होता है। एक भाग इसके अंदर आ जाता है रक्त का, दूसरा भाग आता है इसके अंदर हृदय का, और तीसरा भाग आता है रुधिर वाहिकाओं का या रुधिर नलिकाओं का। ये 3 भाग मिलकर के किसको कंप्लीट करते हैं? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को पूरा करते हैं। सबसे पहले आज हम जानते हैं इसका पहला पार्ट कि रक्त किसे कहते हैं। इसको बड़े ही विस्तार से अच्छे तरीके से समझते हैं। देखो, रक्त क्या है? पहली बात तो आपको ये याद रखना है, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। एक तरल संयोजी ऊतक है। कैसा ऊतक है ये? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। कई बार पूछा जाता है, देखो मनुष्य के शरीर के अंदर कई प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, जैसे अपनी त्वचा को बनाने वाला एपिथेलियम ऊतक, वैसे पेशी कोशिका को निर्मित करने वाला पेशीय ऊतक, उसी प्रकार से रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। अस्थि मज्जा भी एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। कई प्रकार के ऊतक हमारे शरीर में पाए जाते हैं, तो रक्त को भी क्या माना गया? एक तरल संयोजी ऊतक माना गया। बोलो बिल्कुल ध्यान रखोगे? जी सर रखेंगे। यानी रक्त कैसा ऊतक होता है? एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में, किसम की बात कर रहा हूं मैं? एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य की बात कर रहा हूं। उसके शरीर में 5 से 6 लीटर रुधिर पाया जाता है। कितना रुधिर पाया जाता है? 5 से 6 लीटर रुधिर पाया जाता है। या आप ये कह सकते हो कि शरीर का कुल जो भार है उसका 7 से 8% भाग किसका पाया जाता है? रक्त का पाया जाता है। तो रक्त कैसा ऊतक हुआ? एक तरल संयोजी ऊतक। और एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में 5 से 6 लीटर रुधिर पाया जाता है, या शरीर का 7 से 8% भाग किसका पाया जाता है? रक्त का पाया जाता है। थोड़ा सा आगे बढ़ूं मैं, रक्त की पीएच की बात करते हैं। ऐसी कौन सी एग्जाम हो गई जिसमें ये प्रश्न नहीं पूछा जाता? पीएच बताइए। तो रक्त की पीएच का मान स्टूडेंट ध्यान रख लेना 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4। जब इसको रेशियो के रूप में लिखना चाहूं मैं तो 7.3 से लेकर के 7.5,
7.3 से लेकर के 7.5। देखो कैसे निकाल लेते हैं इसको, यानी निम्न सीमा में जोड़ देंगे उच्चतम सीमा, 2 का भाग दे देंगे। तो वेरी सिंपल, इनको जोड़ने पर बन गया अपने पास में ये, और जब काउंट किया तो अपने पास में आ गया ये। तो याद रह जाएगा रक्त की पीएच का मान कितना हो गया, 7.4। रक्त की पीएच का मान स्टूडेंट 7.4 हुआ, तो इसकी प्रकृति कैसी हुई, कि नेचर कैसी है, तो आपको याद रखना है ये क्षारीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है, क्षारीय। अब देखो एक बात ध्यान से, ये 7 जो है उससे थोड़ा सा ही ऊपर है, इसका मतलब क्षारीय तो हुआ ये, लेकिन कैसा क्षारीय होता है, रक्त हल्का क्षारीय होता है। तो एक स्टेटमेंट और सामने आया कि रक्त की प्रकृति कैसी होती है, हल्की क्षारीय होती है। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं, इसके स्वाद की बात कर लेता हूं कि रक्त का टेस्ट क्या होता है। तो रक्त का जो टेस्ट होता है वो नमकीन होता है, यानी इसका स्वाद कैसा होता है, नमकीन होता है। तो देखो सिंपल सी बात है कि हम सर्कुलेटरी सिस्टम में पहला पॉइंट उठाया हमने रुधिर का, तरल संयोजी उत्तक माना जाएगा। स्वस्थ वयस्क मनुष्य में 5 से 6 लीटर या शरीर के कुल भार का 7 से 8% होता है। इसकी पीएच का मान 7.4 होता है। इसकी प्रकृति हल्की क्षारीय होती है, और क्या है, इसका स्वाद कैसा होता है, नमकीन होता है। स्टूडेंट अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता हूं, ये जो रक्त है, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है। देखो रक्त का अध्ययन मैं यहां लिख देता हूं, रक्त का अध्ययन, बहुत फेमस क्वेश्चन आया सामने, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है। तो आपको याद रखना है हिमेटोलॉजी को क्या कहा जाता है, रक्त का अध्ययन। विज्ञान की वह शाखा या रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, हिमेटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, हिमेटोलॉजी। याद रह जाएगा, बिल्कुल फेमस हो गया, हिमेटोलॉजी क्या कहलाता है, रक्त का अध्ययन कहलाता है। एक साइंटिस्ट आता है विलियम ह्यूसन, नहीं मिलेगा किसी भी बुक में, नहीं मिलेगा, कंपटीशन में कई बार घोषणा कर दिया जाता है कि रक्त का अध्ययन करने वाला वैज्ञानिक या हिमेटोलॉजी का जनक किसे कहते हैं। तो आपको याद रखना है, यहां पर लिख देता हूं मैं, विलियम ह्यूसन को क्या कहा जाता है, हिमेटोलॉजी का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ हिमेटोलॉजी किसको कहा जाता है, विलियम ह्यूसन को कहा जाता है। तो पहले ही चार्ट के अंदर आपको दिख गया होगा कि मसाला किस प्रकार का है। दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं जो इनमें से क्वेश्चन को अलग कर दे, हर प्रकार के कंपटीशन में पूछा जाता है। स्टूडेंट ईमानदारी के साथ में यदि जोड़ेंगे तो इस चैनल के माध्यम से पूरी साइंस को क्लियर करवाया जाएगा। अब देखो मैं बढ़ता हूं आगे, रक्त को पूरा ही पढ़ेंगे कि किस प्रकार से होता है। आज इस टॉपिक से हम हर प्रकार की एग्जाम में आने वाले रक्त से संबंधित क्वेश्चनों का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। देखो इसको एक चेकर बोर्ड के माध्यम से समझ देते हैं। रक्त, मनुष्य के शरीर में जो रक्त के जो संगठन होता है, यानी रक्त 2 भागों से मिलकर के बना होता है। एक भाग होता है प्लाज्मा वाला भाग, कैसा भाग होता है, प्लाज्मा वाला भाग, और जो दूसरा भाग होता है उसको बोल देते हैं रक्त कणिका वाला भाग। कैसा भाग बोल देते हैं, रक्त कणिका वाला भाग, या जिसको ब्लड कैपिलरीज के नाम से जानते हैं, और जिसको हम क्या बोल देंगे, ब्लड कैपिलरीज के कार्पल्स के नाम से जानते हैं, जिसको बीसी के नाम से जानते हैं, या इसको कणिका लिख दिया तो इसको सेल के नाम से जानेंगे। देखो स्टूडेंट ध्यान देना, ये प्लाज्मा वाला जो भाग है ये कुल रुधिर का 55% भाग बनाता है। पहला ही पॉइंट क्लियर, प्लाज्मा रुधिर का कितना भाग बनाएगा, 55% भाग बनाने का काम है करता है। इस प्लाज्मा वाले भाग में 90% जल पाया जाता है, 10% कार्बनिक व अकार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं, अकार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं या लवण पाए जाते हैं। तो प्लाज्मा में क्या होगा, 90% जल पाया जाएगा। अब ध्यान देना, ये जो प्लाज्मा होता है ये हल्का पीला तरल होता है। याद रखना ये क्या होता है, हल्का पीला तरल होता है। रक्त में जो बहने का गुण है, रक्त में बहने का गुण किसके कारण से आता है, प्लाज्मा के कारण से। यानी प्लाज्मा क्या काम करता है, बहने का गुण प्रदान करता है, बहने का गुण प्रदान करता है। और काम की बात मोस्ट यहां पर लिख देता हूं मैं, इस प्लाज्मा के कारण से रक्त जो होता है वो जल से लगभग 5 गुना अधिक विस्कासी प्रकृति का होता है। बहुत मोस्ट है, रक्त कैसा होता है, विस्कासी प्रकृति का होता है। किसके कारण से होता है, प्लाज्मा। विस्कासी क्या होता है, यानी बहने की जो प्रवृत्ति होती है वो पानी की तुलना में लगभग 5 गुना अधिक किसकी प्रवृत्ति पाई जाती है, रक्त की पाई जाती है। तो बोलो बिल्कुल समझ में आया होगा, प्लाज्मा क्या है, हल्का पीला तरल होता है जो रक्त को कैसा गुण प्रदान करता है, बहने का गुण प्रदान करता है। अब देखो हमने क्या कहा था कि रक्त संयोजी ऊतक है। संयोजी का मतलब होता है कि रक्त के अंदर बहुत सारे पदार्थ मिले होते हैं।
संयोजी का मतलब जुड़ना होता है। संयोजी का मतलब क्या होता है? जुड़ना। आपके सामने बोर्ड पर साफ साफ लिखा जा रहा है कि किसका जुड़ना। तो देखो कितने सारे पदार्थ जब मिलते हैं तब जाकर के किसका निर्माण होता है? रक्त का निर्माण होता है। अब देखो मैंने क्या लिख दिया कि कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों की सांद्रता 10% होती है। स्टूडेंट ध्यान देना, इसके अंदर 6 से 8% भाग जो होता है वो तो किसका होता है? प्रोटीन का। किसका होता है? प्रोटीन का। बिल्कुल याद रह जाएगा, जिस तरह रह जाएगा। और इसके अंदर यदि मैं ग्लूकोज की बात करूं तो 0.1% इसके अंदर पाई जाती है ग्लूकोज। क्या पाई जाती है? ग्लूकोज। याद रह जाएगा। 0.9% इसके अंदर पाए जाते हैं अकार्बनिक लवण। कैसे लवण पाए जाते हैं? अकार्बनिक लवण पाए जाते हैं। ये सारे पदार्थ मिलकर के लगभग कितना परसेंट बना लेते हैं? इसका 10% भाग बनाने का काम है करते हैं। अब ये जो अकार्बनिक लिखा हुआ है इसके अंदर कौन कौन से भाग हो सकते हैं? तो देखो इसको फिर से हम बात करते हैं। इसका चेकर बोर्ड अभी कंप्लीट हुआ नहीं, इसको इस प्रकार से बनाते हैं। देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कार्बनिक पदार्थ की। तो मैं यहां लिख देता हूं इसका कार्बनिक भाग या कार्बनिक यौगिक। कि रक्त में कार्बनिक यौगिक के रूप में कौन कौन पाया जाता है? ऊपर लिख देता हूं मैं एल्बुमिन। एक प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है एल्बुमिन प्रोटीन। एल्बुमिन प्रोटीन रक्त के अंदर या प्लाज्मा के अंदर होती है 4.5%। याद रह जाएगा कितना प्रतिशत होती है? 4.5%। ये क्या काम करती है आपको याद रखना है। ये रक्त के अंदर एक विशेष प्रकार का गुण लेकर के आती है जिसको नियमन का गुण कहते हैं। किसका बनाना? नियमन करने का काम किसका नियमन? तो ये क्या काम करती है? विद्युत अपघट्य पदार्थों का नियमन या तरल का नियमन या प्राशन सांद्रता को बनाने का काम करती है। इसके बाद में एक और प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है ग्लोबुलिन प्रोटीन। क्या होती है? ग्लोबुलिन। ये ग्लोबुलिन जो प्रोटीन होती है 3 प्रकार की होती है, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा और गामा। और इनकी सांद्रता प्लाज्मा में होती है 2.5%। बिल्कुल याद रह जाएगा 2.5%। ये जो अल्फा और जो बीटा है इनका काम तो होता है परिवहन करना। किसका काम होता है? परिवहन करना। और ये जो गामा ग्लोबुलिन होती है इसका काम होता है एंटीबॉडी बनाना। क्या बनाना? एंटीबॉडी। हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की जो शक्ति होती है उसको हम प्रतिरक्षा प्रणाली कहते हैं। और प्रतिरक्षा प्रणाली जो होती है वो किसके द्वारा बनती है? ग्लोबुलिन प्रोटीन के द्वारा बनती है। आपने ऐसा कक्षा में पढ़ा होगा IgA, IgG। तो देखो इम्यून ग्लोबुलिन प्रोटीन। तो इसका जो गामा वाला भाग है वो क्या काम करता है? एंटीबॉडी बनाने का काम है करता है। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। इसके अंदर और बात करें तो इसके अंदर फाइब्रिनोजन, देखो क्या लिखा हुआ है? फाइब्रिनोजन प्रोटीन पाई जाती है। कैसी प्रोटीन पाई जाती है? फाइब्रिनोजन प्रोटीन पाई जाती है। ये जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है इसकी जो सांद्रता होती है वो इसके अंदर पाई जाती है 1.5%। कितना प्रतिशत होती है? 1.5। इसका काम होता है थक्का बनाना। अब भाई किसका थक्का बनाना? जब हमारे अंग में चोट लग जाए, फुंसी फोड़ा हो जाए, रक्त का बहना शुरू हो जाता है तो बहते हुए रक्त को रोकना ब्लड क्लोटिंग कहलाता है। और वो किसके द्वारा होता है? फाइब्रिनोजन के द्वारा। इसके अलावा इसके अंदर एक विशेष और प्रोटीन होती है जिसको मैं बोलता हूं थ्रोम्बिन प्रोटीन। और थ्रोम्बिन प्रोटीन रक्त के अंदर पाई जाती है अल्प मात्रा में और इसका काम भी होता है थक्का बनाना। बोलो याद रह जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा स्टेटमेंट है। तो देखो कार्बनिक यौगिकों के अंदर पहला हो गया एल्बुमिन, दूसरा ग्लोबुलिन, तीसरा फाइब्रिनोजन और चौथा थ्रोम्बिन। ये तो होते हैं प्रोटीन वाले भाग। कौन से भाग होते हैं? प्रोटीन, जो लगभग क्या करते हैं? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये 6 से 8% भाग बनाने का काम है करते। अब मैं ऊपर वाला चेकर बोर्ड मिटा रहा हूं। आपको ध्यान से समझना है कि प्लाज्मा वाला जो भाग है उसका जो शेष जो रहेगा मैं ऊपर लिखूंगा। देखो अब इसके अंदर ये भाग हो गया। अब इसके अंदर बात कर लेते हैं हम ग्लूकोज की मात्रा। तो इसके अंदर जो ग्लूकोज की मात्रा मैंने थोड़ी देर पहले ही बता दिया था 0.1% होती है। ग्लूकोज जो होता है वो किसका काम करेगा? पोषक पदार्थ का काम करेगा। देखो यदि आपको याद हो ये ग्लूकोज क्या होती है तो हम कह सकते हैं इसको फैक्ट्री मान लेते हैं भाई, भोजन का घटक मान लेते हैं। ग्लूकोज क्या होता है? पोषक पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ होता है? पोषक पदार्थ। या इसको क्या मान लेते हैं? भोजन का संग्रह स्थल मान लेते हैं, जिसकी मात्रा कितना होगा? 0.1%। इसके अलावा इसके अंदर क्या पाया जाएगा? लिपिड होगी, इसके अंदर वसा, लिपिड वसा, और एक पॉइंट और लिख देता हूं मैं, ग्लिसरॉल की मात्रा इसके अंदर पाई जाती है और जिसकी सांद्रता होती है 0.04%। याद रह जाएगा, बिल्कुल रखना पड़ेगा। इसके अलावा इसके अंदर क्या पाया जाता है? एमिनो अम्ल पाया जाता है और एमिनो अम्ल इसके अंदर होता है 0.5। ये दोनों भी किसका काम करते हैं? पोषक का काम करते हैं।
किसका काम करते हैं? पोषक का काम करते हैं। अब थोड़ा सा आगे और बढ़ जाते हैं तो इसके अंदर कई प्रकार के अपशिष्ट, तो अपशिष्ट कौन कौन से पाए जाते हैं? तो इसके अंदर थोड़ी मात्रा यूरिया की पाई जाती है और थोड़ी मात्रा यूरिक अम्ल की पाई जाती है, जिसकी सांद्रता भी होती है 0.04%। बोलो याद रख लोगे? ये सारे पदार्थ मैंने जो लिखे हैं ये रक्त के प्लाज्मा वाले भाग में कार्बनिक यौगिकों के रूप में पाए जाते हैं। स्टूडेंट, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि इनमें से कोई क्वेश्चन बाहर उठा ले। मैंने आपको जितना होता है उतना मैटर बताने का प्रयास किया और उतना ही है इसके अंदर। अब देखो अकार्बनिक की बात करें तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था इसकी सांद्रता होती है 0.9%। कौन कौन से होते हैं? तो देखो सबसे पहले अपने शरीर के लिए यदि कोई अकार्बनिक यौगिक है और जो महत्वपूर्ण है तो वो कौन सा होता है? सोडियम। सोडियम के साथ में पाया जाता है क्लोराइड आयन, यानी सोडियम है जहां क्लोरीन है वहां, ये निश्चित है। और हम जानते हैं कि ये दोनों मिलकर के एक विशेष प्रकार का यौगिक बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? नमक। साधारण नमक, और बॉडी के अंदर इसकी सांद्रता पाई जाती है, जो कैसा यौगिक होता है? अकार्बनिक। इसके अलावा इसके अंदर कैल्शियम पाया जाता है, इसके अलावा मैग्नीशियम आयन पाया जाता है, इसके अलावा पोटेशियम आयन पाया जाता है, इसके अलावा बात करें तो बाइकार्बोनेट आयन पाया जाता है, इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो इसके अंदर फॉस्फेट आयन पाया जाता है। ये जो यौगिक मिलते हैं ये सारे के सारे कैसे यौगिक होते हैं? अकार्बनिक। तो पहला जो पार्ट है प्लाज्मा वाला जो 55% भाग बनाता है, 55% भाग में इतने सारे भाग मिलते हैं, तभी तो हम कह सकते हैं रक्त कैसा ऊतक है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक माना जाता है। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं और इसका जो और महत्वपूर्ण पॉइंट है वो इसका दूसरा हुआ। देखो क्या लिखा हुआ है, दूसरा पॉइंट आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, रक्त कणिका। और ये जो कणिका है ये रुधिर का कितना % भाग बनाता है? 45% भाग बनाता है। कितना प्रतिशत भाग बनाता है? 45 लिख रहा है। देखो यहां दिख रहा है ना 55 हो गया, तो यहां पर 45 हो जाएगा। रक्त कणिकाओं की कुल प्रतिशत मात्रा, क्वेश्चन आ रहा है बड़े ध्यान से देना, कुल प्रतिशत जो मात्रा है बड़े ध्यान देना, कुल प्रतिशत मात्रा को हिमेटोक्रीट कहा जाता है। ये लो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हिमेटोक्रीट क्या है? रुधिर के अंदर कितनी रक्त कणिकाएं होती हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट 3 पाई जाती हैं। इनकी कुल प्रतिशत मात्रा को क्या कहा जाता है? हिमेटोक्रीट कहा जाता है। याद रख लोगे हिमेटोक्रीट क्या होता है, यानी रक्त कणिकाओं की कुल प्रतिशत मात्रा को हिमेटोक्रीट कहा जाता है। रक्त कणिकाओं का मापन, देखो मैं क्या लिख रहा हूं, रक्त कणिका का मापन, रक्त कणिका का मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो हीमोसाइटोमीटर के द्वारा किया जाता है। एक पर्सन और ले लो भाई, कि बॉडी के अंदर जो रक्त कणिकाएं होती हैं उसको किस यंत्र के द्वारा मापते हैं? तो हीमोसाइटोमीटर के द्वारा रक्त कणिकाओं को मापा जाता है। कौन कौन सी रक्त कणिकाएं हैं उनके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले आ जाता है अपने पास में आरबीसी। सबसे पहले कौन सी आ जाती है? आरबीसी। देखो आरबीसी का मतलब क्या हुआ? इसको रेड ब्लड कार्पल्स या इसको रेड ब्लड सेल के नाम से भी जाना जाता है। इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे लाल रुधिर कणिका भी कहते हैं। बड़े ध्यान से देखना स्टूडेंट, लाल रुधिर कणिका भी कहा जाता है। इसे हम शॉर्ट एंड ट्रिक में क्या बोल सकते हैं? रक्ताणु भी बोल सकते हैं, और इसको एक नाम और दे देते हैं इरिथ्रोसाइट। बोलो कहां से पूछेगा अगला प्रश्न? पूरे के पूरे डाटा आपको यहां पर मिलने वाले हैं। आरबीसी, रेड ब्लड सेल, लाल रुधिर कणिका, रक्ताणु, इरिथ्रोसाइट, ये मिलकर के किसका निर्माण कर देते हैं? आरबीसी का निर्माण कर देते हैं। बढ़ू आगे, ये जो आरबीसी जो है ये कुल रुधिर कणिकाओं का 99% बनाने का काम करती है। कुल रुधिर कणिकाओं कितना भाग बनाती है? 99%, 99% भाग अकेला किसके द्वारा बनाया जाता है? आरबीसी के द्वारा बनाया जाता है। याद रह जाएगा। अब अगला पॉइंट क्या कहता है? सबसे बड़ी आरबीसी, सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है? तो याद रखना एम्फियूमा की होती है। ये लो, सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है? एम्फियूमा की, और 75 माइक्रोन होती है। कितनी होती है? 75 माइक्रोन होती है। अब देखो अगला स्टेटमेंट क्या कहता है? सबसे बड़ी स्तनधारी आरबीसी, यानी जो मेमलिया प्राणी है उसमें सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है? तो आपको याद रखना है हाथी की होती है। किसकी होती है? हाथी की। अब स्टेटमेंट आगे बढ़ेगा, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे किस प्रकार से कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट माने जाते हैं। देखो सबसे बड़ी स्तनधारी आरबीसी किसकी होती है? हाथी की। अब मैं यहां पर लिखता हूं सबसे छोटी स्तनधारी आरबीसी किसकी होती है? तो आपको याद रखना है कस्तूरी मृग की होती है या कस्तूरी हिरण की होती है। तो सबसे छोटी आरबीसी किस स्तनधारी में पाई जाती है? कस्तूरी हिरण में। और सबसे बड़ी आरबीसी किस स्तनधारी में पाई जाती है? हाथी में। और यदि किसी प्राणी की बात करें तो एम्फियूमा में पाई जाती है, 75 माइक्रोन की होती है।
सारे के सारे डाटा हैं जो एकदम ही न्यू है और बहुत ही मोस्ट है, तो बच्चा बड़े ही ध्यान के साथ में देखना है इनको और अपनी नोटबुक के अंदर स्पेशल नोटबुक आपको बनानी है इन नोट्सों की और आपको आराम से लिखना है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में इतना सारा कुछ हुआ। आरबीसी जो है क्या होता है, एक वयस्क मनुष्य के अंदर, देखो एक वयस्क पुरुष में लिख देता हूं मैं 52 लाख प्रति घन मिमी आरबीसी पाई जाती है। वयस्क पुरुष में 52 लाख प्रति घन मिमी रक्त के अंदर क्या पाई जाती है, आरबीसी पाई जाती हैं। और यदि मैं महिला की बात करूं तो 47 लाख यानी 47 लाख प्रति घन मिमी क्या पाई जाती है, आरबीसी पाई जाती है। बिल्कुल समझ में आया होगा। स्तनधारियों की बात करें, जो मनुष्य की आरबीसी है या कोई भी स्तनधारी प्राणी है उसकी आरबीसी की यदि बात करूं, आरबीसी जो होती है उसके अंदर केंद्रक अनुपस्थित होता है। केंद्रक क्या होता है, अनुपस्थित। बहुत मोस्ट फेमस क्वेश्चन आ गया कि आरबीसी में क्या नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता है। लेकिन 2 स्तनधारी इसके अपवाद हैं। 2 स्तनधारी इसके क्या है, अपवाद। पहले की यदि मैं बात करूं तो ऊंट है और एक लामा। ये 2 ऐसे स्तनधारी होते हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। बिल्कुल याद रख लोगे, आरबीसी में क्या नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता। इसलिए आरबीसी को असत्य कोशिका भी कहते हैं। कैसी कोशिका कहा जाता है, असत्य। झूठी कोशिका किसको कहा जाता है, आरबीसी को कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। लेकिन 2 अपवाद याद रखना है, ऊंट और लामा के अंदर क्या पाया जाता है, यानी केंद्रक पाया जाता है। इसके अलावा थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं मैं। आरबीसी जो होती है उसमें केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय और ईआर का मतलब होता है अंतरप्रदवी जालिका। यह भी क्या होती हैं, अनुपस्थित होती हैं। यानी केंद्रक भी नहीं पाया जाता, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाता, गोल्जिकाय भी नहीं पाया जाता और अंतरप्रदवी जालिका भी नहीं पाई जाती है। और आगे बढ़ते हैं, आरबीसी के बारे में जानते हैं कुछ और स्टेटमेंट। आरबीसी कैसी होती है, तो आरबीसी को आप कैसा लिख सकते हो, गोलाकार लिख सकते हो। आरबीसी को तस्त्री नुमा लिख सकते हो, आरबीसी को डिस्क नुमा लिख सकते हो। और आरबीसी की जो दोनों सतह होती हैं, यानी ये क्या होती हैं, उभयो अवतल होती हैं। कैसी होती है इसकी दोनों सतह, उभयो अवतल। उभय का शाब्दिक अर्थ होता है दोनों, और कैसी होती हैं, अवतल होती हैं। बोले स्टेटमेंट समझ में आया। ये आरबीसी की कहानी चल रही है अब तक। इसे कहते हैं रक्त का पोस्टमार्टम करना। ये रक्त के अंदर ये घटनाएं पाई जाती है। और यदि हम बात करें तो आरबीसी के निर्माण की बात करते हैं। देखो स्टूडेंट याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण लाइन लिखूंगा। आरबीसी का निर्माण जो होता है वो हीमोपोइसिस कहलाता है। क्या कहलाता है, हीमोपोइसिस, जिसको आप इरिथ्रोपोइसिस भी कहते हैं। क्या कह सकते हैं, इरिथ्रोपोइसिस भी कहते हैं। नोट कर ही लेना, आरबीसी का निर्माण क्या कहलाता है, हीमोपोइसिस कहलाता है और इसको इरिथ्रोपोइसिस के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे बढ़ता हूं, आरबीसी का निर्माण होता कहाँ है, तो आपको याद रखना है आरबीसी का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। किस में होता है, लाल अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा क्या होता है, तो हड्डियों, जो लंबी हड्डियां होती हैं उनके बीच का जो खोखला जो भाग होता है उसको अस्थि मज्जा कहा जाता है। जैसे खोपड़ी की अस्थियां होती हैं, फीमर है, उरोस्थि है, इनको क्या माना जाता है, लाल अस्थि मज्जा इसके अंदर पाया जाता है। तो आपको याद रखना है आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है, लाल अस्थि मज्जा में। अब मैं कुछ नोट डाल रहा हूं, इस नोट पर थोड़ा ध्यान देना। यदि कोई शिशु भ्रूणीय अवस्था में है, यानी जिसको हम क्या कह सकते हैं, भ्रूणावस्था, या फिर कोई शिशु नवजात है जिसने अभी अभी जन्म लिया है, उस शिशु के अंदर आरबीसी का निर्माण कहां पर होगा, तो आपको याद रखना है प्लीहा में होगा, यकृत में होगा और थाइमस ग्रंथि में क्या होता है, आरबीसी का निर्माण होता है। वैसे वयस्क पुरुष की यदि मैं बात करूं तो आरबीसी का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। नोट में डाला गया है कि भ्रूण अवस्था नवजात शिशु, किसकी बात करें, नवजात शिशु में आरबीसी का निर्माण प्लीहा में होता है, यकृत में होता है और थाइमस में होता है। याद रख लोगे, बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। अब देखो क्या होता है कि आरबीसी के जीवन काल की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और ये बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो मैं नीचे लिख देता हूं, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है, 120 दिन का। अब देखो क्या होता है, 120 दिन के बाद में पुरानी आरबीसी डेड हो जाएगी, मर जाएगी,
तो उनकी शरीर के अंदर कोशिकाओं की मात्रा बढ़ जाएगी, तो उनका कुल निपटान भी तो होना चाहिए। तो आपको मैं पॉइंट में यहाँ पे फिर से नोट डाल रहा हूँ, ध्यान देना। मृत या पुरानी आरबीसी का भक्षण, पुरानी आरबीसी का भक्षण कहां पर होता है? यकृत तथा प्लीहा में होता है, यकृत तथा प्लीहा में होता है। इसी कारण तो ये जो प्लीहा होता है इसको क्या कहते हैं? बुच्चड़ खाना के नाम से जाना जाता है, या मृत आरबीसी का कब्र कहा जाता है, कब्रिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृत आरबीसी का कब्रिस्तान। नोट कर लेना इस पॉइंट को। देखो पॉइंटों को समझना। नवजात शिशु भ्रूण अवस्था में प्लीहा आरबीसी को निर्मित भी करता है, लेकिन जब 120 दिन बाद में आरबीसी मर जाती है, मृत आरबीसी, टूटी फूटी आरबीसी, पुरानी आरबीसी का भक्षण भी किसके अंदर होता है? यकृत और किसके अंदर होगा? प्लीहा के अंदर। इसीलिए प्लीहा को क्या कहा जाता है? यानी मृत आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। ये पॉइंट वे थे जिनके अंदर कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट रख दिए गए। इस प्रकार से आरबीसी का गठन पाया जाता है। और थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता हूं, आरबीसी के बारे में ही बात करूं तो देखो आरबीसी के अंदर फिर से नोट आपके लिए रखा गया है, एक विशेष प्रकार का वर्णक पाया जाता है जिसको हीमोग्लोबिन वर्णक बोलते हैं। कैसा वर्णक बोलते हैं? हीमोग्लोबिन वर्णक। स्टूडेंट, हीमोग्लोबिन वर्णक को श्वसन वर्णक के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन ये आ गया कि रक्त में कौन सा श्वसन वर्णक पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन को श्वसन वर्णक कहा जाता है। इसको श्वसन वर्णक क्यों कहते हैं? तो देखो बात को समझना। जब फेफड़ों के अंदर वायुकुपिका इस प्रकार से होती है तो वायुकुपिका के अंदर पाया जाता है रुधिर वाहिनियों का जाल। क्या पाया जाता है? रुधिर वाहिनियों का जाल। जैसे वायुमंडल की वायु, और वायु का मतलब कौन सी गैस? ऑक्सीजन गैस, इस वायुकुपिका में पहुंचती है तो वो रुधिर कोशिकाओं के अंदर जाएगी। रुधिर कोशिकाओं के अंदर मिलेगा उसको रक्त मिलेगा तो मिलेगी उसको आरबीसी, और आरबीसी मिलेगी तो निश्चित रूप से उसको क्या मिलेगा? हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन क्या काम करता है? वायुकुपिका से ऑक्सीजन को ग्रहण करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक भेजने का काम करता है। और हम जानते हैं ऑक्सीजन प्राणवायु होती है, और उसका परिवहन किसका काम है? हीमोग्लोबिन का। तो हीमोग्लोबिन क्या काम करता है? इस ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाता है और किसका निर्माण कर देता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ये किसका परिवहन करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करने का काम है करता है। तो ये किसका काम कर रहा है? श्वसन वर्णक का काम करता है, रेस्पिरेशन की घटना में काम आता है। हम जानते हैं स्टूडेंट, जैसे कोशिका के अंदर ऑक्सी हीमोग्लोबिन पहुंचेगा, ये वापस किसके अंदर टूट जाएगा? हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन में। ये ऑक्सीजन गैस भोजन को तोड़ करके विखंडन करेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी, वापस हीमोग्लोबिन किसके साथ में जुड़ जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में। तो ये जो हीमोग्लोबिन होता है इसका पहला काम तो होता है O2 व CO2 का परिवहन करना। सबसे मोस्ट काम हीमोग्लोबिन का यही है कि क्या काम करता है? ये ट्रांसपोर्ट करता है O2 और CO2 का। वायुमंडल की ऑक्सीजन को शरीर की प्रत्येक कोशिका में निर्मित हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक लाने का काम किसका होता है? हीमोग्लोबिन का। अब देखो इसमें दूसरा पॉइंट मैं लिख देता हूं। इसका जो हीम वर्णक होता है उसका काम होता है रक्त का लाल रंग करना। यानी रक्त का जो लाल रंग है वो किसके कारण से होता है? हीम वर्णक के कारण से, हीमोग्लोबिन के कारण से होता है। याद रह जाएगा, बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। हीम वर्णक जो होता है वो रक्त को लाल रंग प्रदान करने का काम है करता है। ये जो हीमोग्लोबिन होता है, कहाँ लिखूं? इतना सारा डाटा मैंने आपको उपलब्ध करवाया। देखो आगे बात करते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में। मैं यहां लिख रहा हूं हीमोग्लोबिन। ये जो हीमोग्लोबिन है ये दो भागों से मिलकर के बना है। एक इसके अंदर हीम होता है, एक इसके अंदर ग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है। कैसी प्रोटीन पाई जाती है? ग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है। ये ग्लोबिन प्रोटीन तो बाद में क्या हो जाती है? एमिनो अम्ल में टूट जाती है। किस में टूट जाती है? एमिनो अम्ल में। एमिनो अम्ल में टूट जाती है। और इस हीम के अंदर एक आयरन पाया जाता है, फेरस आयरन पाया जाता है। ये आयरन क्या काम करेगा? हीम से निकल के यकृत कोशिका में चला जाएगा। कौन सी कोशिका में चला जाएगा? यकृत कोशिका में। आपको ये पॉइंट भी याद रखना है कि जो आरबीसी होती है उसके अंदर कौन सी धातु पाई जाती है, तो आपको याद रखना है उसके अंदर कौन सी धातु पाई जाती है? आयरन धातु। एक हीमोग्लोबिन का जो अणु होता है ना, 4 ग्लोबुलिन प्रोटीन का और किसका बना होता है? आयरन का बना होता है। अब देखो क्या होता है, हीम से कौन निकलेगा? आयरन। और ये तो कहां पर चला जाएगा? यकृत कोशिका में। इसकी ग्लोबिन प्रोटीन किस में टूट जाएगी? एमिनो एसिड में। हीम का बचा हुआ शेष भाग, वेरी मोस्ट, हीम का बचा हुआ जो शेष भाग होता है ये क्या काम करता है? बिलीरुबिन
प्लस बिलीवर्डिन में टूट जाता है। किस में टूट जाता है? बिलीवर्डिन में टूट जाता है। ये एक हरे रंग का पदार्थ होता है और एक पीले रंग का पदार्थ होता है, और दोनों ही क्या होते हैं? अपने आप में अपशिष्ट पदार्थ। और अपशिष्ट पदार्थ के रूप में इनका क्या कर दिया जाता है? निष्कासन कर दिया जाता है। ये घटना कब होगी? जब 120 दिन के बाद में आरबीसी टूटेगी ना, तब क्या होगा? उसका हेम से निकलेगा आयरन, वो यकृत में जाएगा और हेम का शेष भाग बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन के रूप में टूट जाएगा, जो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में निकल जाएगा, और इसका ग्लोबिन जो होता है वो एमिनो अम्ल में टूटे जाता है। ये पूरी की पूरी जो कहानी मैंने आपके सामने रखी है वो आरबीसी की थी। कल हम डब्ल्यूबीसी के बारे में चर्चा करेंगे, प्लेटलेट के बारे में चर्चा करेंगे। कितना सारा डाटा आपके सामने रखा गया। क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि आगे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिले। और आप कमेंट में ज़रूर बताना कि क्लास का आउटपुट कैसा रहा। इसी प्रकार से यदि करेंगे तो आपको ये जो पशु परीक्षण एग्जाम 2024 है और रेट 2024 के लिए लगातार यूट्यूब के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासें आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।